भूषण स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 25 सेट, जो कि आपको एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ही हेल्पफुल साबित होगी। आज तक हमने देखा है कि किरण पब्लिकेशन का जितने भी सेट प्रैक्टिस सेट प्रकाशित हुए हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड ही रहते हैं, जो कि एग्जाम में काफ़ी मदद मिलती है। चाहे वो क्वेश्चन का पैटर्न हो या प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता क्वेश्चन अपडेट किया गया हो। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी ही मदद मिलेगी। और आगे भी आप बने रहिएगा। प्रतिदिन इसके एक एक सेट करवाऊंगा। 25 दिन यह लगातार चलेगी और एग्जाम में भी लगभग हमारे 30 दिन के आसपास बचे हुए हैं। ठीक है, 16 से 25 जो एग्जाम होने वाली है एनटीपीसी का, तो ज़्यादा समय नहीं है। तो उसको देखते हुए हम लोग इसको 25 सेट को 25 दिन में कंप्लीट करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके के 40 प्रश्न। मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो आएगी। इसमें इसलिए नहीं कराया जा रहा ना, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस स्थिति में वेतन तथा मूल्य एक दूसरे की ओर तीव्र गति से अनुसरण करते हैं? क्या किस स्थिति में वेतन तथा मूल्य एक दूसरे की ओर तीव्र गति से अनुसरण करते हैं? इसको हम लोग कैसे तीव्र गति से अनुसरण करते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अति मुद्रास्फीति। इसको समझते हैं पहले, अति मुद्रास्फीति होती क्या है। अति मुद्रास्फीति समझने का कैसे देख सकते हैं कि चीज़ों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, रोज़मर्रा का सामान बहुत महंगा होता जा रहा है और सरकार और कंपनियां वेतन भी जल्दी जल्दी बढ़ाती रहती है, तो इसलिए अति मुद्रास्फीति पनपती है। ऐसे समझ सकते हैं कि जब महंगाई बढ़ता है ना, तो वेतन भी बढ़ता है, सैलरी बढ़ता है, और जब सैलरी बढ़ेगा फिर महंगाई और बढ़ती है। इसलिए इसको अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इसको और एग्जांपल लेके हम लोग कैसे समझ सकते हैं ना, कि अगर कोई दूध प्रोडक्ट मिल्क इस महीने 50 रुपया है, अगर अगले महीने वो 100 रुपया हो जाती है ना, तो वह अति मुद्रास्फीति की श्रेणी में आती है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं वीडियो को थोड़ा पेपर को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में ईजी रहेगा। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? किस क्षेत्र के अंतर्गत? देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र। पहले हम समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र वो आता है ना, जो हमें किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती, हम खुद से अपने प्रकृति से उपजाते हैं और खाते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे खेती करना, खनन करना, मछली पकड़ना, ये सब क्या है? प्रकृति से जुड़े हुए काम है, तो ये प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं द्वितीय क्षेत्र के पास। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? जब हम लोग किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, किसी चीज़ के सहायता से, जैसे फैक्ट्री में कपड़ा बनाना या कुछ कोई भी आइटम निर्माण करना, वो द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है, जैसे मशीन बनाना। ठीक है, और आते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तृतीय क्षेत्र हम लोग वो समझते हैं ना, मतलब सर्विस प्रोवाइड करना। तृतीय क्षेत्र होता है सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस देना, सर्विस सेक्टर, जैसे बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्पाधिकार की एक समान विशेषता है? क्या बोल रही है? कौन सी? अल्पाधिकार। अल्पाधिकार क्या होता है? तो जब कोई चीज में विक्रेता अल्प हो और अधिक क्रेता हो, यानी अल्प विक्रेता तथा अधिक क्रेता हो, इसको हम लोग अल्पाधिकार के समझते हैं। जैसे कुछ कंपनियां का ही पूरा शासन है, जैसे हम लोग अपने देश में देख सकते हैं कि अक्सर अंबानी और अडानी का नहीं नाम सुनने को मिलता है, लेकिन इस देश में बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, कि कुछ ही क्षेत्र पर बड़े बड़े कंपनियों का शासन हो, तो लगभग उसको हम लोग अल्प विक्रेता और अधिक क्रेता के रूप में इसको समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डैश शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, ये क्या होती है? तो लोकतांत्रिक में। लोकतांत्रिक ऐसा चीज है ना, जहाँ पे जनता ही शासक होती है, वो अपने लिए सेवक चुनती है। तो लोकतांत्रिक शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान जिन्होंने हमें
जीवन दिया, उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी, किसने कहा था? तो यह बहुत ही फेमस है जेफरसन का। जेफरसन का यह कोट बहुत ही फेमस है। जब अमेरिकी जब स्वतंत्र होने वाला था 1774 में, उसके लगभग 2 साल पहले यह कथन दिया गया था कि जब हम जन्म लेते हैं ना, तब हम स्वतंत्र रहते हैं। तो कोई भी सेना हम पे कितना भी शोषण कर ले, हम उसके गुलाम नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्र रूप से भेजा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पितृ प्रधान समाज से आप क्या अभिप्राय रखते हैं? ठीक है, पितृ प्रधान समाज से आप क्या अभिप्राय रखते हैं? पहला ऑप्शन है ऐसी व्यवस्था जिसमें महिलाओं को पुरुषों से अधिक महत्व दिया जाता है। नहीं, तो ये महिला प्रधान समाज हो जाती है। जब महिलाओं के अधिक वर्चस्व रहता है या उनका महत्व रहता, तो महिला प्रधान समाज हो जाता। ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व दिया जाता है। हाँ, जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व दिया जाता है, वो होती है पितृ प्रधान समाज। क्यों? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना कि लड़के अकेले बाहर अपनी मर्जी से चले जाते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं। लेकिन जब लड़कियां घर से बाहर जाती है, तो उन्हें कि कोई ना कोई एक भाई हो, पापा हो, चचा हो, उनको साथ में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि उन पे कोई कुछ हो जाए, अत्याचार हो जाए। तो इसलिए एक तरह से ये दर्शाता है कि यह समाज पुरुष प्रधान है, पितृ प्रधान समाज है। आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रखते हैं? ठीक है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए। जब तक राष्ट्रपति का मन करेगा वो अपने पास रख सकते हैं, ना ही लौटा सकते हैं, ना ही समर्थन दे सकते हैं। वो जब तक चाहे अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो राष्ट्रपति का पद 6 महीने के लिए रिक्त रह सकता है। उसके बाद चुनाव करा करके उस रिक्त को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो किस संवैधानिक संशोधन में हुआ था? तो 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 कब हुआ था? 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में उम्र को घटाकर वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? कब हुआ था? भारत स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जब जो हुई थी, उसी समय अगले साल में ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से हटा करके ब्रिटिश क्राउन अपने अधिकार में ले ली। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1858। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस स्थान पर प्राप्त हुई है हड़प्पा समय की? तो यह है महाराष्ट्र के दैमाबाद में। कहाँ पे प्राप्त हुई है? तो महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा संस्कृति के समय के रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह डैश की खेती के विरुद्ध किया गया था? चंपारण में जब महात्मा गांधी पहुंचे थे अफ्रीका से आने के बाद 1915 में, जब वो अफ्रीका से आए थे, तो उनका पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में हुई थी। ठीक है, किस खेती के विरुद्ध? तो नील खेती के विरुद्ध में किया गया था वहां पे। तो 1917 में यह सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। ठीक है, कौन था? तो धर्मपाल था। जो धर्मपाल कौन से शासक वंश के था? तो शासक कौन से शासक? पाल शासक था। ठीक है, याद रखिएगा, धर्मपाल पाल वंश से था। आगे बढ़ते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली। कौन थे? क्लेमेंट इटली। इन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार भारत को उधर पश्चिमी, मतलब उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। ठीक है, पोस्ट के अनुसार, मतलब कहाँ कहाँ पे सैनिक छावनी थी उसके अनुसार से वो हिस्सा बांट दिया गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एटना पर्वत किधर है? तो यूरोप में है, इटली। ठीक है, केटू पर्वत एशिया में है, किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका में है।
इससे रिलेटेड हम लोग और देखते हैं क्या क्या। तो माउंट एलब्रस कहाँ है? यूरोप में है। माउंट ब्लैंक कहाँ है? तो वो यूरोप में है। और एशिया में और कौन है? कंचनजंगा है और माउंट एवरेस्ट है। और अफ्रीका में और कौन कौन सा है? तो माउंट केन्या है और माउंट स्टैनली है। और आगे हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सा है? तो डेनाली है जो अलास्का यूएसए क्षेत्र में अभी आती है। अलास्का पहले किसका भाग थी? तो रूस का भाग थी। माउंट लोगान अभी कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका भाग कनाडा में माउंट लोगान है। और सेंट हेलेंस भी है यूएसए में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? बोगोंग। बोगोंग इसको याद रखेंगे। अंटार्कटिका में कौन सा है? तो माउंट विंसन है और माउंट इरब्स है। माउंट इरब्स है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो हमारा क्या हो जाएगा? यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है। और इसमें आगे हम लोग क्या देख सकते हैं कि माउंट केटू जो है एशिया में चीन और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी उच्च पर्वत चोटी है। ठीक है। और माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका में स्थित एक प्रस्तुत ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर किन को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर तथा लाल सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर तथा लाल सागर को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर कहाँ है? तो यह मिस्र में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा? देखते हैं। जम्मू तथा कश्मीर ये पाकिस्तान से साझा करता है। उत्तर प्रदेश नेपाल से करता है। बिहार भी नेपाल से करता है। मध्य प्रदेश जो है हमारा किसी दूसरे अन्य देश से यह अपना सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तटीय स्थित है? कहाँ पे है? तो यह चेन्नई में है। कौन सा है? मरीना बीच। मरीना बीच जो कोलकाता से स्टार्ट होकर के वो चेन्नई के तट तक जाती है। लगभग 6 किलोमीटर से ऊपर की है। 6.45 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई है। तो इसको याद रख सकते हैं कि जो मरीना बीच है ना, वो देश की सबसे लंबी तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 6.45 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? नसें। नसें लाती है। इसको डिटेल में देखते हैं। कैसे देखते हैं? जो सिराएं होती है ना, विऑक्सीकृत रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाती है। इस कार्य को दो मुख्य सिराओं द्वारा निष्पादित किया जाता है। उच्च महाशिरा विऑक्सीजनीकृत रक्त को सिर, गर्दन और शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है तथा निम्न महाशिरा विऑक्सीकृत रक्त को पैरोश्रेणीय क्षेत्र और उदरीय अंगों से हमारे हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो ये तो रिलेटेड है पित्त पिता से। पित्त पिता से, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो हृदय मांसपेशी है। ये क्या है? संयोजी ऊतक नहीं है। वसामय ऊतक, कुबड़ जिसको बोलते हैं वो है। हत अस्थि भी हमारा संयोजी ऊतक है। एरियोलर ऊतक भी हमारा संयोजी ऊतक है। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों में थकान डैश के इकट्ठा होने से होती है। तो किसके कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण क्या है? सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डैश वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। तो किसके पास विद्युत आवेश नहीं होता है? न्यूट्रॉन के पास नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के पास भी रहता है, प्रोटॉन के पास भी रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास विद्युत आवेश नहीं होता है। आगे देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? डॉट मैट्रिक्स यह एक क्या बोलते हैं, कंप्यूटर से पूछा हुआ प्रश्न है कि डॉट मैट्रिक्स क्या होता है। तो यह प्रिंटर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? तो प्रिंटर से रिलेटेड होता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग
बल्ब में होता है, उनमें से कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है? बल्ब में हम लोग आर्गन का उपयोग करते हैं, ठीक है। बल्ब में हम लोग आर्गन का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का इसलिए नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो हीट के साथ रिएक्ट करके वो ब्लास्ट बॉल को फोड़ देती है, ब्लास्ट कर जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो वह अश्रु का है। किसका है? तो वह अश्रु का है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राइन घोल क्या है? ब्राइन घोल क्या है? ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ब्राइन घोल क्या है। इसको हम लोग समझते हैं कि ब्राइन घोल लवण सोडियम क्लोराइड, ठीक है, की अधिक सांद्रता वाला एक विलयन है, एक विशेष प्रक्रिया जिसमें ब्राइनिंग के रूप में जाना जाता है कि ब्राइन में लवण की अधिक मात्रा बैक्टीरिया को वृद्धि को रोकता है। इस प्रकार स्वाद में बिना किसी अंतर के भोजन को एक लंबे समय तक परिरक्षित रखने में सहायता करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अधिक नमक प्लस पानी, अधिक नमक प्लस पानी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन शीशा प्रदूषण का कारण है? कौन? ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या है इसका? ऑप्शन है CFL लैंप, ऑटोमोबाइल बैटरी, बहुलक, डीजल इंजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमोबाइल बैटरी, जो शीशा का मुख्य कारक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं? सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा O3, ठीक है, ऑक्सीजन O3 परत को विरल करती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक किसने किया था? तो ये सिविल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक आता है, बिल्डिंग मटेरियल, जिसमें इसका डिफिनेशन दिया गया है पोर्टलैंड सीमेंट का। तो किसने दिया था? तो जोसेफ स्पीडिन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो पोर्टलैंड सीमेंट का बताया था, आविष्कार किया था। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आइए देखते हैं इसको, दिलवाड़ा का मंदिर किससे रिलेटेड है? तो यह एक जैन धर्म से रिलेटेड है। दिलवाड़ा का मंदिर एक जैन धर्म से रिलेटेड है। स्वर्ण मंदिर हम लोग भली भांति जाते हैं, अमृतसर में है, किससे है? सिख धर्म से है। कमल मंदिर किससे होगा? तो यह बहाई से होगा। सूर्य मंदिर किससे है? हिंदू धर्म से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, एक्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी है? एक्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन, ठीक है, तस्लीमा नसरीन। दोस्तों, मैं जल्द ही आपके लिए जो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बुक प्रकाशित हुए हैं 25 और 26 में, मैं उसकी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, मैं हो सकता है बाद में इस वीडियो में उसका लिंक अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक नहीं है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक नहीं है? तो जब सार्क की गठन हुई थी उस समय 7 ही देश थे, ठीक है। कौन कौन सा देश थे? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका था, ठीक है। जो कि सार्क की गठन कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और आगे चल करके 2007 में अफगानिस्तान जो है सार्क का 8वां सदस्य बना था, ठीक है। तो अफगानिस्तान कब बना था? तो 2007 में बना था, 8वां सदस्य बना था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, डैश अवध का अंतिम नवाब था? कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है अवध का 11वां और अंतिम नवाब था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पूना में भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? भारत में पूना के मराठा पेशवा और तथा अंग्रेजों के बीच में जो बसई की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1802, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1802। आगे देखते हैं हम लोग, हमारा अगला प्रश्न है,
किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? प्रचंडगढ़। प्रचंडगढ़ किले को मराठा का पहला स्तंभ माना जाता है। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? झेलम। झेलम नदी जो है वो बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की एक मुख्य स्रोत है। दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के लिए अलग से क्लास आएंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न नहीं दिया हूँ। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैथ के प्रश्न कैसे कैसे हैं, और अगले कुछ सेशनों में मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैथ और रीजनिंग का भी अलग से क्लास लेकर के आ जाऊँ, ताकि आपको यहाँ पे ही सारी प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी पहुँचा दीजिएगा, ताकि उनको भी एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिल सकेगी।